नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं और अब उस पर सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक 59% यानी 59% लोगों का मानना है कि राहुल के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों में दम है और 34% ने नहीं में जवाब दिया। इसके अलावा दूसरा सवाल जनता से पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। इस पर 67% लोगों ने साफ कहा कि हाँ, जवाब देना चाहिए और मात्र 13% ने नहीं में जवाब दिया। जब तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या वोटर लिस्ट चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर नतीजा चौंकाने वाले आए और राहुल गांधी के फेवर में आए। 60% लोगों ने कहा हाँ और बाकी 26% ने नहीं में जवाब दिया। इससे साफ है कि बिहार में वोटर लिस्ट और राहुल गांधी के आरोपों को जनता गंभीरता से ले रही है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर से बातचीत का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो वोटर से वोट चोरी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वीडियो में मौजूद लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि काला धन गायब हो जाएगा, लेकिन अब वो हमको ही गायब कर देंगे। पीएम मोदी को चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम ना करें, इसके साथ ही लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा जनसेवा हो सकता है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, रेल हादसों और हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद है और जनता को अपने वोट से संविधान और भारत माता की रक्षा करनी चाहिए। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, खासकर 40 साल से कम उम्र में। सबसे बड़ा अंतर स्थायी रूप से शिफ्टेड कैटेगरी में दिखा, जहां 62% महिलाएं और 38% पुरुष बाहर किए गए। 18 से 29 और 30 से 49 साल की उम्र वाली महिलाओं का नाम कटने की दर पुरुषों से कई गुना ज्यादा रही। अनुमान है ये ज्यादातर शादी के बाद राज्य से बाहर जाने वाली महिलाएं हो सकती हैं। बिहार दौरे से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा। लालू ने कहा कि पीएम मोदी गया में नीतीश कुमार की राजनीति का पिंडदान करने जा रहे हैं। लालू ने एक वीडियो जारी कर वोट चोरी, अपराध और बेरोजगारी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पीएम मोदी गया में करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस दौरे को बेनतीजा बताया। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में छपे एक संपादकीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। यह हमला उस नए बिल को लेकर किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हों तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। इस संपादकीय का शीर्षक था, शाह का फूलों भरा प्रवचन, पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा लो। इसमें आरोप लगाया गया कि एनडीए का नेतृत्व राजनीतिक भ्रष्टाचार और अनैतिकता के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन ऊपर से वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे देश की राजनीति को साफ सुथरा और सिद्धांतों पर आधारित बनाना चाहते हो। संपादकीय ने ये बात मानी कि पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उनके कामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सवाल जवाबदेही से पहले का है। असल में ऐसे लोगों को जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हों, शुरुआत में ही ऊंचे पद पर बैठने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने साफ किया है कि भारत और चीन की साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और न ही इससे किसी अन्य देश पर कोई असर पड़ेगा। वांग यी ने यह बयान गुरुवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर समय के साथ सामने आएगा, लेकिन इस बीच भारत की रूस से दोस्ती और भी मजबूत हुई है। वहीं चीन के साथ जारी तनाव भी कुछ हद तक कम हुआ है। बता दें, वांग यी मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद वो अफगानिस्तान गए और वहां से सीधे पाकिस्तान पहुंचे। गुरुवार को चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने ये बात दिल्ली में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़े एक कार्यक्रम में कही, जिसे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी CRF ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया था। चीनी राजदूत ने कहा कि असल में आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है। सिर्फ चीन और भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। इसलिए हमें अब मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने अमेरिका के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया है।
उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैक्स लगा दिया है और आगे और भी बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर चीन ने साफ कहा, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अगर चुप्पी साध ली जाए तो दबंग और हिम्मतवर हो जाता है। चीन इस मामले में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीन के राजदूत ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े दो पड़ोसी देशों के लिए एकता और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। भारत और चीन की दोस्ती पूरे एशिया के लिए फायदेमंद है। दोनों मिलकर एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए डबल इंजन की तरह हैं। भारत चीन की एकता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में बराबरी और संतुलन वाला बहुध्रुवीय सिस्टम बनाने में आगे बढ़कर नेतृत्व करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इस बात से हैरान है कि वास्तव में अमेरिका से नई दिल्ली की तेल खरीद बढ़ गई है। जयशंकर की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। रूस की राजधानी मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा, हम रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े ग्राहक नहीं हैं, ये तो चीन है। जयशंकर ने आगे कहा, अमेरिकी सरकार ने पिछले कई सालों से खुद कहा है कि हमें दुनिया के ऊर्जा बाजार यानी एनर्जी मार्केट को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। वैसे हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये खरीदारी अब और बढ़ गई है। तो सच कहूं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तर्क में आखिर समस्या कहां है जिसका आपने जिक्र किया। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बहस हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पहरेदार होना छोड़ देना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए, जबकि राज्यपाल सालों साल तक राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल रोक कर रखते हैं और जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं। चीफ जस्टिस एक 5 जजों वाली बेंच का नेतृत्व कर रहे थे। मामला ये था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने कई अहम बिल लगभग सालों तक अपने पास दबा कर रखे बिना कोई कारण बताए। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो फैसला दिया था तमिलनाडु राज्यपाल वाले केस में, उसमें हद पार कर थी। कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को समय सीमा में बांध दिया। तमिलनाडु राज्यपाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई बिल लंबे समय तक रोकते हैं तो ये मामला राजनीतिक तरीके से हल होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलकर इस पर दबाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। देश की व्यवस्था किसी एक के ऊपर नीचे नहीं चलती। मेहता का कहना था कि समय सीमा तो किसी कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अफसर पर लग सकती है, लेकिन गवर्नर या राष्ट्रपति पर नहीं। राज्यपालों के द्वारा बिल लटकाए जाने वाले मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर कोई समय सीमा ही ना हो तो बिल हमेशा के लिए अटका रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल बस बिल पर बैठे रहें और कुछ भी ना करें? तो फिर आगे क्या होगा? इसके बाद मेहता ने जवाब दिया, केवल 2-3 राज्यों ने ही राज्यपाल की शिकायत लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये कोई बड़ी बाढ़ जैसी समस्या नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोले कि राज्यपाल का रवैया हर राज्य में अलग अलग है। क्या आप केंद्र सरकार की ओर से ये कहना चाहते हैं कि अगर राज्य किसी राज्यपाल की शिकायत करे तो भी वो कोर्ट नहीं आ सकता? मेहता ने फिर कहा, अदालत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर 3 महीने की समय सीमा नहीं थोप सकती। फिर चीफ जस्टिस गवई ने सख्त और कड़ी टिप्पणी की। CJ गवई ने कहा कि अगर कोई गलती रही है तो इसका इलाज होना चाहिए। ये अदालत संविधान की रखवाली करने वाली है। उन्होंने केंद्र के तर्क को मानते हुए कहा कि हम समझते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी टाइमलाइन में नहीं बांधना सही है, लेकिन ये भी मंजूर नहीं कि कोई राज्यपाल 4 साल तक बिल पर बैठे रहें और कुछ ना करें। फिर लोकतंत्र का क्या होगा? राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास हुए बिल का क्या होगा? क्या राज्यपाल इतने ताकतवर हैं कि वो चुनी हुई विधानसभा को नकार दें? चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 42 में संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसमें न्यायिक समीक्षा की ताकत की सीमित की गई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है, तो अब कैसे कहा जा सकता है कि राज्यपाल की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता?
इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई और इजराइल को स्वीकार्य शर्तों पर गजा युद्ध खत्म करने के लिए वार्ता शुरू करने का आदेश दिया है। गुरुवार रात नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद गजा शहर के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर हमले की योजना को मंजूरी दी। हमास पहले ही 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता चुका था, जिसमें आधे बंधकों की रिहाई शामिल थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे नामंजूर कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध में अब तक गजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि उसके 50 बंधकों में से केवल 20 जिंदा हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.